हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के द्वारा एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जो कि आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण और मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें पीटी 365 के पोर्शन में हम लोग एनवायरनमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसके ग्लोबल सिनेरियो को हम लोग देखते हैं। ओजोन होल, ओजोन छिद्र या ओजोन होल के नाम से जाना जाने वाला एक वायुमंडल की ऐसी स्थिति जहां पर जितनी ओजोन गैस की मात्रा होनी चाहिए वो कम हो जाती है और उसे ओजोन छिद्र का नाम दिया जाता है। सबसे पहले 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक फॉरमन, जिनका नाम आप याद रखिएगा, उसके साथ गार्डिनर और शंकलिन ने इस छेद को देखा था। एज पर द रिसेंट स्टडी, अभी जो भी स्टडी हो रही है उस पर 2020 से 22 के बीच में ओजोन होल काफ़ी बड़ा हो गया है और थिन हो गया है अंटार्कटिक के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि ओजोन लेयर क्या काम करती है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि ओजोन लेयर और ओजोन होल के बारे में समझते हैं कि थिन शील्ड ऑफ गैस इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल की एक परत है जो कि एब्जॉर्ब करती है जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें आती हैं सूरज से, उनको लगभग 90% इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं और मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसको स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब किया जाता है समताप मंडल में। ओजोन होल क्या होता है? रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द अंटार्कटिक एंड आर्कटिक। ऐसी ठंडी जगहें अंटार्कटिक और आर्कटिक की जहां पर ओजोन की उतनी मोटाई नहीं पाई जाती है, उस परत की उतनी मोटाई नहीं पाई जाती है जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि उनसे 90% ऑफ द टोटल रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सके, उसी को बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, ये टोटल मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो डिनोट्स एरिया वेयर ओजोन लेवल्स ड्रॉप्स बिलो 220 डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन एक इकाई है जिसमें ओजोन की परत की मोटाई को नापते हैं, और जब ये 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो वह उसे ओजोन होल की संज्ञा देते हैं। एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अर्थ 300 डॉप्सन यूनिट। अर्थ के ऊपर अमूमन 300 डॉप्सन यूनिट की मोटाई की ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस, ओजोन को खत्म करने वाले कुछ या क्षय करने वाले कुछ पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं। ह्यूमन मेड गैसेस दैट रीचेस स्ट्रेटोस्फेयर एंड रिपीटेडली ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स। ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जिसमें क्लोरीन मुख्य है, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचती हैं और O3 मॉलिक्यूल, जो कि इसको ओजोन कहते हैं, उसका ब्रेक डाउन करती हैं, जिससे कि ओजोन गैस की लेयर पतली होती है। इसको कैटालिटिक प्रोसेस भी कहते हैं। मेजर ओडीएस में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में, हम लोग देखेंगे कि पहला ही नंबर आता है क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलॉन्स। तो इसमें कुछ नाम याद कर लेंगे, जैसे कि क्लोरीन याद कर लेंगे, ब्रोमीन याद कर लेंगे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद कर लेंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी याद कर लेंगे। स्टेटस क्या है? ओजोन लेयर ऑन ट्रैक ऑन रिकवर विद इन 4 डेकेड्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा 40 साल का समय लग सकता है इसको अपने ट्रैक पर आने में। पोटेंशियल ड्राइवर्स ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका, इसमें बता रहा है कि पोलर वर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिस कारण से ओजोन होल फॉर्म हो रही है। ये पोलर वर्टेक्स है क्या? पोलर वर्टेक्स आर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न विद अ वास्ट swirl of low pressure and very cold air, more pronounced over the south poles and leads to formation of polar stratospheric cloud. इनको PSC कहते हैं। पोलर वर्टेक्स जो है स्ट्रेटोस्फेरिक विंड होती है, समताप मंडल में चलने वाली ऐसी हवाओं का एक पैटर्न है जो कि बहुत ही स्रिल में चलती है, यानी कि बहुत ही घेरे के साथ चलती है, बवंडर के साथ उड़ती है, काफ़ी कम प्रेशर में और ठंडी हवाओं को लेकर के साउथ पोल्स पर जाती है, उसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है उसको बनाती है। PSC यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होते हैं उनको नेक्रेसिस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, तो ये पॉइंट नोट डाउन करने लायक है। PSC को नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होते हैं जब इनका टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन होता है। ठीक है,
और ये ट्रैप करते हैं आउटगोइंग लॉन्ग वे रेडिएशन को। लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है कि हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द वेवलेंथ इट इमिट्स, यानी कि टेम्परेचर ऑफ अगर सन बहुत ज़्यादा है तो उससे निकलने वाली वेवलेंथ काफ़ी छोटी होंगी। जो हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो उनको पृथ्वी से टकराने के बाद उनको पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है। पृथ्वी से टकराने के बाद वो क्या हो जाती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती हैं और उन्हीं लॉन्ग वेवलेंथ को ये PSCs क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ आपको पता है कि CO2 तो एब्जॉर्ब करती ही है, लेकिन PSC अभी एब्जॉर्ब करती है, ये बताना यहाँ पर जरूरी था। कैन डिस्ट्रॉय ओजोन बाई, ओजोन किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होती है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस दैट कन्वर्ट्स बिनाइन फ्रॉम क्लोरीन इनटू रिएक्टिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म। है क्या कि जब भी आपकी क्लोरीन किसी नाइट्रोजन के सब्सटेंस के साथ या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ मेल करके रहती है तो बहुत ही स्टेबल पोजीशन में रहती है और उससे ओजोन लेयर को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब भी इन क्लोरीन को अलग कर दिया जाता है और क्लोरीन रिएक्टिव फॉर्म में आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होने लगती है। ठीक है। सोलर साइकिल में जिस तरह से, यानी कि सौर चक्र में जिस तरह से चेंज आ रहे हैं, वो भी आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंक्रीज एटमॉस्फेरिक अबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एटमॉस्फेयर में अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अधिकता होती है तो वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। नई न्यूज़ आती है कि इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन ऑफ ओजोन लेयर, एक इरप्शन हुआ था वोल्केनो का जिसका नाम है हंगा टोंगा हंगा हापेई। ये वोल्केनो आपका ओजोन लेयर को पोटेंशियली इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से इसने अपना प्रभाव छोड़ा है। ये जो हुंगा टोंगा हुंगा हापेई है, ये एक पानी में डूबा हुआ यानी कि सबमरीन वोल्केनो है, पानी में डूबा हुआ है, और ये टोंगा आर्किपेलागो जो है वही जो है वहाँ पर लोकेटेड है, जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में है। ये एरप्ट हुआ था जनवरी 2022 में और कहते हैं कि इसके प्रभाव से भी ओजोन के छिद्र जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 1991 में एक एरप्शन हुआ था जिसका नाम है माउंट पिनाट्यूबो, ये फिलीपींस में था, एंड पोटेंशियली लेड टू सिग्निफिकेंट ओजोन लॉस इन स्ट्रेटोस्फेयर, और इसने उस समय ओजोन गैसों का लॉस किया था स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। अब वॉल्केनिक इरप्शंस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देख लेते हैं। ये ट्रिगर करते हैं मैसिव स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लम को, यानी कि जो भी वाटर वेपर प्लम है उसको भी ये क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा वाटर वेपर वहाँ पर हो जाती है। इंजेक्ट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। आपको पता होगा कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो SO2 गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं। कंट्रीब्यूट एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूट करते हैं। इरप्शन पार्टिकल प्रोवाइड सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ ODS, और कुल मिलाकर के जो इरप्शन पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या हो रहा है। ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आया था वियना प्रोटोकॉल के बाद में। ठीक है। तो कह रहा है कि न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने सरपास कर दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टारगेट, जो भी टारगेट दिया गया था इंडिया को उसको सरपास करके आगे निकल चुका है। और ये रिपोर्ट दी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। अबाउट इंडियाज अचीवमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक्सीडेड द 35% HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फेज आउट गोल चल रहा था, तो 35% का लक्ष्य दिया गया था। इंडिया ने 44% रिडक्शन अचीव कर लिया है 2020 की बेस लाइन के कंपैरिजन में। मतलब कुल मिला के आप ये जानोगे कि जो भी बेस लाइन दी गई थी, यानी कि 35% के आसपास बेस लाइन थी, उसको एक्सीड कर गया है इंडिया। एलिमिनेट कर दिया HCFC 141। HCFC जो है एम्प्लॉय करती है रेफ्रिजरेंट की तरह से प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, यानी कि HCFC का यूज़ होता है रेफ्रिजरेंट की तरह से न्यू इक्विपमेंट के बनाने में। HCFC 141B इज यूज टू ब्लोइंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूरेथीन फोम। पॉलीयूरेथीन फोम एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है जो आपके फ्रिज की दीवार में शायद उस ठंडी को बाहर आने के लिए या किसी ऐसी दीवार पर जहाँ से गर्मी बाहर ना जाए वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल है,
इंसुलेटर का यूज़ आप जानते हैं क्या होता है कि ठंड या गर्म को अंदर या बाहर आने से रोकता है, तो उसके प्रोडक्शन में HCFC-141b का भी यूज़ किया जाता है। विल ऑल्सो फेज आउट यूज़ ऑफ HCFC इन न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटली बाई दिसंबर 2024। HCFC का भी यूज़ हम लोग दिसंबर 2024 तक जो है कंप्लीटली फेज आउट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अहेड ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030, जिसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग 2030 तक का लक्ष्य दिया गया था। और अचीवमेंट इन ऑफ इंडियाज इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फेज आउट CFC, हम लोगों ने फेज आउट कर देंगे CFC को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, CCl4 जिसको बोलते हैं हेलॉन्स को, फॉर कंट्रोल यूजेस। और दूसरा है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान, HPMP स्टेज 2 इज करंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2017। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम करता है कि रिड्यूस कर देंगे हम लोग कूलिंग डिमांड को, जो भी रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन है, इन्हेंस कर देंगे एनर्जी एफिशिएंसी को, अडॉप्ट करेंगे बेटर टेक्नोलॉजी को 2037-38 तक। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने लायक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है कि 1987 में ये प्रोटोकॉल आता है, इम्प्लीमेंट किया गया था पहली बार जब वियना प्रोटोकॉल आया था 85 में। उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है, जो कि वैश्विक रूप से एक ट्रीटी है, संधि है, जिसको कि एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS के जो भी ऐसे सब्सटेंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए इसको साइन किया गया था। ये पहला यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी था UN का। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, क्योंकि कमेमोरेट हुआ था उसी दिन, साइन हुआ था कुल मिलाकर के। किगाली अमेंडमेंट ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक तरह से एक्सटेंशन है, जो कि अडॉप्ट हुआ था 2016 में और स्टार्ट हुआ था, कम इनटू फोर्स हुआ था 2019 में। ये क्या करता था कि फेज डाउन करना था प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ HFC। क्यों? क्योंकि HFC है तो बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगभग 10,000 टाइम्स या 1000 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा पोल्यूशन करता था। It divides nation into 3 groups with a 4-step part to achieve 80% reduction in HFC consumption by 2047। तो 3 तरह के ग्रुपों में बांट दिया था। किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था याद रखिएगा, 2016 में हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल का ही एक्सटेंशन है, इस तरह से भी दिमाग में रख लीजिए। इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम ए पार्टी टू द वियना कन्वेंशन इन 1991। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इंडिया बन गई थी 92 में, यानी कि 87 में आया, 92 में इंडिया पार्ट की। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF&CC है। रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट इन 2021, इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को 2021 में रेटिफाई किया था। नेक्स्ट न्यूज़, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023। क्रायोस्फीयर के बारे में, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर के बारे में एक न्यूज़ है जो कि बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2022 2 decades is too high रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ICCI के द्वारा। ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है 2 degrees is too high, 2 degrees is too high। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है ICCI के द्वारा। ICCI क्या है? ये नेटवर्क है एक्सपर्ट्स का, रिसर्चर्स का, जो कि काम करता है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ और प्रिजर्व करता है अर्थ की क्रायोस्फीयर को। ICCI प्रोग्राम टारगेट करते हैं क्लाइमेट डायनेमिक ऑफ क्रायोस्फीयर, फोकस करते हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्रायोस्फीयर वार्मिंग, यानी कि क्रायोस्फीयर की वार्मिंग ना हो, इस चीज़ को लेके ICCI वर्क कर रहा है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिससे कि आपके अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व किया सके। हाईलाइट क्या क्या है रिपोर्ट की, सबसे पहले समझेंगे क्रायोस्फीयर होता क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये जो आइस शीट है लैंड के ऊपर, सी के ऊपर आइसबर्ग, सी आइस, आइस शेल्फ, या फिर रिवर और लेक के अंदर जो परमाफ्रॉस्ट बने हुए हैं, स्नो है, आइस कैप है, ग्लेशियर, यानी कि कुल मिला के पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी बर्फ़ है वो सब कुछ क्रायोस्फीयर के अंडर में आता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्फीयर। एक नया वर्ड है, यानी कि एक साथ अगर पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न बर्फ़ को डिनोट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्रायोस्फीयर। हाईलाइट क्या है, नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर एंड पोलर रीजन विल बी डिसअपियर
इवन इफ द टेम्परेचर राइजेज बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान बढ़ता है तो लगभग सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्लेशियर यानी कि उष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले ग्लेशियर, सारे के मोस्टली मिड लैटिट्यूड के ग्लेशियर और पोलर रीजन के भी ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और जाएंगे कहाँ? पानी बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हिमालयाज एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ टूडेज आइस। आज की तुलना में 50% जो टोटल बर्फ है वो हिमालय लूज कर देगा इफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टचेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है। द लास्ट डेकेड विटनेस द 7 वर्स्ट ईयर ऑफ आइस लॉस। जो लास्ट दशक रहा है उसने 7 वर्स्ट ईयर्स देखे हैं जिसमें कि बर्फ पिघली है या बर्फ का लॉस हुआ है। अबाउट क्रायोस्फीयर, फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट को क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्रायोस्फीयर रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट, क्या क्या रोल होता है उसका? हेल्प टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान को नियंत्रित करता है। ड्यू टू हाई एल्बिडो, एल्बिडो अधिक होता है। एल्बिडो का क्या मतलब है? कि आने वाली सूरज की किरणें टकरा करके वापस लौट जाती हैं, इसको बोलेंगे एल्बिडो। एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट द सरफेस रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम होता है क्योंकि वाइट कलर होता है तो वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट। स्टोर कार्बन, ये कार्बन परमाफ्रॉस्ट के रूप में कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करता है। ये उससे भी ज़्यादा कार्बन होता है जो कि वायुमंडल में मौजूद है, उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रखती है। वाटर अवेलेबिलिटी, कंटेन 80% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस एंड शीट्स। यानी कि जो भी स्वच्छ पानी की ज़रूरत है वो पर अपना क्रायोस्फीयर में स्टोर होता है। 80% लगभग शुद्ध जल जो है वो फ्रोजन स्टेट में ही है। आइस मेल्ट इन क्रायोस्फीयर कॉजेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड सी लेवल राइज। जैसे ही वहाँ से आपका क्रायोस्फीयर में आइस पिघलना स्टार्ट होगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे वेदर इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि एक्सट्रीमली एडवर्स होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। इंडियाज़ इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर, क्या क्या इंडिया की इनिशिएटिव है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, एक ये इनिशिएटिव चलता है कि हिमालयन इकोसिस्टम को बचाएंगे राष्ट्रीय तौर पर। इस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वाडिया इंस्टीट्यूट, तो एक सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी बनाया है वाडिया इंस्टीट्यूट में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका। तो वेस्ट अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो रही है। एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट वॉज नोटिस्ड इन वेस्ट अंटार्कटिका थ्रू वेरियस स्टडीज एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। तो इधर जो है थ्वार्ड ग्लेशियर का एक नाम आया हुआ था, 1-2 साल पहले से थ्वार्ड ग्लेशियर का नाम चल रहा है जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं। तो न्यूज़ उसी के बारे में है। क्या है? वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट इज इफ कंप्लीटली लॉस्ट कुड कंट्रीब्यूट टू सी लेवल राइज अप टू 5 मीटर। अगर वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरह से पिघल जाए, गायब हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये टोटल सी लेवल को राइज करेगी लगभग 5 मीटर की ऊंचाई तक, यानी कि लगभग 15 फीट। 1.5 मंजिल बिल्डिंग डूब जाएगी। ओशन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस शेल्फ इन अमंडसन सी इज द मेन प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू सी लेवल राइज। है क्या कि मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस शेल्फ इन द अमंडसन सी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी सी के कारण जो इसके ऊपर तैरती हुई बर्फ़ है वो पिघल रही है और इसी सी के कारण आसपास की बर्फ़ भी पिघल रही है। ये कंट्रीब्यूट करेगा आपके पानी के बढ़ने में, यानी कि सी लेवल राइज में। द अमंडसन सी इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिक के ऑफ द कोस्ट मतलब कोस्ट के थोड़ी सी दूरी पर आपका अमंडसन सी लोकेटेड है। तो एक बार मैप में आप देख लेंगे कि अमंडसन सी कहाँ आपका लोकेटेड है। उसके अलावा बगल में रॉस सी भी है, तो दोनों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि अमंडसन सी कहाँ लोकेटेड है। सीक्वेंस ऑफ आइस मेल्ट, क्या होता है सीक्वेंस, किस तरह से बर्फ पिघलती है? पहला है कि मेल्टिंग कॉजेज द रिट्रीट ऑफ द ग्राउंड लाइन। तो जहाँ ग्राउंडिंग लाइन होती है यानी कि पानी जहाँ पर रहता है वहाँ तक मेल्टिंग स्टार्ट होने के बाद पहुँचने लगेगी। सपोज करिए कि ऐसे आइस है, ठीक है, और ये इसके बाद जस्ट ग्राउंडिंग लाइन है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होती जाएगी ग्राउंडिंग लाइन और अंदर जाती जाएंगी,
ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि मेल्टिंग कॉजेज द रिट्रीट ऑफ द ग्राउंडिंग लाइन, मतलब ये जो डैश्ड लाइन है अगर इसको ग्राउंडिंग लाइन बोला जाए तो ये रिट्रीट करने लगेगी, यानी कि अंदर की ओर जाएगी। इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू आइस फ्लोइंग, और सिंपल सी बात है कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ये रेजिस्टेंस को कम कर देगी जिससे कि आइस फ्लो करती है क्रॉस द ग्राउंडिंग लाइन। मतलब कि जो बर्फ़ को पहले पानी दूरी पे मिलता था वो पानी अब बगल में मिलने लगेगा। कुल मिलाकर के पानी ज़्यादा है और बर्फ़ कम, कुछ इस तरह की स्थिति आएगी। फास्टर फ्लो नियर द ग्राउंडिंग लाइन कॉजेज मोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, बर्फ़ को पानी मिलेगी और जिससे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा और ज़्यादा बर्फ़ कांटेक्ट में आएगी। इट क्रिएट्स स्टीपर सरफेस स्लोप्स विच इंक्रीजेज द स्ट्रेस दैट ड्राइव्स द आइस फॉरवर्ड। इस प्रकार कुल मिलाकर के कि एक स्टीप फ्लो बनेगा जिससे कि ज़्यादा बर्फ़ कांटेक्ट में होगी और आइस फॉरवर्ड ड्राइव होगी। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कहीं पर एक बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा रख दीजिए पानी के नज़दीक और पानी धीरे धीरे उसके नज़दीक में आने लगे तो पहले धीरे धीरे बर्फ़ गलेगी और फिर एक पॉइंटेड बर्फ़ हो जाएगी नीचे की ओर, यानी कि एक वेज शेप बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर एक वेज शेप बनेगा कुछ इस तरीके से और बर्फ़ इसको गलाएगी और फिर धीरे धीरे गलाते गलाते पानी ऊपर गलाएगा और फिर ये चीज़ें पीछे की ओर आने लगेंगी और ज़्यादा सरफेस मिलेगा पानी को गलाने के लिए। द फास्टर फ्लो इनलैंड कॉजेज थिनिंग ऑफ प्रोपोगेट इवन फर्दर इनटू द इंटीरियर ऑफ द आइस शीट इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन टू सी लेवल राइज। और धीरे धीरे जब आपको पता है कि बर्फ़ पिघल रही होगी तो सी लेवल राइज करेगा। ग्लोबल एफर्ट क्या है अंटार्कटिका को सेफ गार्ड करने के लिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे कि पहला यह है अंटार्कटिका ट्रीटी हुई थी, अंटार्कटिक ट्रीटी जिसको बोलते हैं, साइन की गई थी 1959 में विद द ऑब्जेक्टिव, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि डी मिलिटराइज अंटार्कटिक, प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन। मतलब इंडिया इसका मेंबर था, पहले तो ये जानना है। 1959 में अंटार्कटिक की ये ट्रीटी हुई थी और ये कहता था कि मिलिट्री बेस इसको मत बनाइए, डीमिलिटराइज कर दीजिए अंटार्कटिका को और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इंटरनेशनली इसको प्रमोट करिए। दूसरा जो था वो था कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, वहाँ की सील के लिए 1972 में एक फिर से ट्रीटी की गई। कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 में आया जिसको इंडिया के द्वारा भी रेटिफाई किया गया। और चौथा प्रोटोकॉल आया था ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में, जिसको इंडिया ने साइन किया था। तो याद रखेंगे 4 प्रोटोकॉल में अंटार्कटिक ट्रीटी और लास्ट वाला प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, 1991 में आया, जिसको इंडिया ने साइन किया था, इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, तो इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम विच बिगिन इन 1981, 1981 में शुरू हुआ था। टोटल 3 रिसर्च बेस स्टेशन अंटार्कटिका में अभी तक भारत ने बनाया है, जिसके पहले का नाम है दक्षिण गंगोत्री जो कि 83 में बना, फिर 88 में मैत्री और 2012 में भारती बना। यानी कि अगर इसको इस तरह से याद करें कि DMB यानी कि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, तो DMB जो है आपका वहाँ पर बन चुका है 1983, 88 और 2012 में रिस्पेक्टिवली। एज ऑफ टुडे मैत्री एंड भारती आर फुली ऑपरेशनल, यानी कि मैत्री और भारती जो है पूरी तरह से ऑपरेशनल है जबकि गंगोत्री ऑपरेशनल नहीं है। द अंटार्कटिक एक्ट 2022 इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया था टू गिव इफेक्ट टू अंटार्कटिक ट्रीटी, जो अंटार्कटिक ट्रीटी हुई थी उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी एंड द मैटर्स कनेक्टेड। तो ये अंटार्कटिक एक्ट 2022 में अभी इनेक्ट किया गया है। अंटार्कटिक ट्रीटी एंड द मैटर्स कनेक्ट हो गया। की प्रोविजंस क्या थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, परमिट सिस्टम, पहला तो वहाँ पर प्रोटेक्शन को, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके, परमिट सिस्टम को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंटार्कटिक फंड को लेकर के, वहाँ पर पेनल्टी स्ट्रेंथ करने के लिए कि अगर कोई और काम हो रहा है जिससे कि वहाँ के जो भी वेदर है, मौसम है या फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति को कोई क्षति पहुँचती है तो स्ट्रिंजेंट करेंगे वहाँ की पेनल्टीज़ को। डिजिग्नेटेड कोर्ट टू ट्राई पनिश ऑफेंसेस, वहाँ पर कोई इस तरह का ऑफेंस होता है तो उसको जो भी कोर्ट है वो पनिश करेगा। ये सारी चीज़ें जो है आगे चल रही है। अगला है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन।
न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डब्ल्यूएमओ ने एक स्टडी की है जिससे बताया है कि आर्कटिक हैज़ वार्म ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड एवरेज। जो ग्लोबली एवरेज रेट से गर्मी हो रही है पूरे विश्व में, उसके दोगुनी तेजी से आर्कटिक का क्षेत्र गर्म हो रहा है। आर्कटिक का ऊपर का क्षेत्र होता है, अंटार्कटिक नीचे का क्षेत्र होता है। ठीक है। अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, क्या है आर्कटिक के एम्प्लीफिकेशन में? रेफर्स टू वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स। ये दिखाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या ट्रॉपिक्स के क्षेत्रों में और पोल्स के क्षेत्रों में क्या डिफरेंस है जो वार्मिंग हो रही है, उष्णता हो रही है उसमें। एज पर सम अदर स्टडीज, आर्कटिक हैज़ वार्म्ड नियरली 4 टाइम फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर 1979 टू 21। कुछ अन्य रिसर्च हैं, कुछ अन्य अध्ययन किए गए हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आर्कटिक 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है बाकी विश्व की तुलना में। 1979 से लेकर के 2021 के मध्य रिसर्च किए गए हैं। रीजंस फॉर द फास्टर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है? तो पहला है कि पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर इन द आर्कटिक देन इन अंटार्कटिक। मतलब अंटार्कटिक की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में पोलर एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा है या मच स्ट्रॉन्गर है, एज इट इज़ एन ओशियन कवर्ड बाई सी आइस। क्योंकि ये एक समुद्र है जो कि सी आइस से कवर्ड है, वाइल अंटार्कटिक इज एन एलिवेटेड कॉन्टिनेंट विद परमानेंट आइस एंड स्नो। जबकि अंटार्कटिक एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ जो थोड़ा सा ऊंचा है, एलिवेटेड है, और वहाँ पर परमानेंट आइस एंड स्नो है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आर्कटिक का क्षेत्र है वो ओशियन से कवर्ड है, जो ओशियन कवर्ड बाय सी आइस, ओशियन जो है वो सी आइस से कवर्ड है। ठीक है, यानी कि वो एक ओशन का क्षेत्र था जिसपे कि सी आइस जमी हुई है। मेल्टिंग ऑफ द आइस दूसरा रीजन है। मेल्टिंग ऑफ द आइस कवर इन एंटार्क्टिक एक्सपोजेज मोर लैंड वाटर टू सन, लीडिंग टू द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। मतलब जब आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है तो वहाँ पर ज़्यादा पानी या ज़्यादा लैंड आ रहा है जो कि सन के द्वारा ज़्यादा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। इस कारण से वहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हो रही है। तीसरा है प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एयर कंडीशंस ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोल। पृथ्वी का एक सिस्टम है जिसके कारण जो है टोटल हीट पूरे पृथ्वी पर और टोटल जो ठंडी हवाएं हैं वो भी पूरे पृथ्वी पर सर्कुलेट होती हैं, उसका एक फिनोमेना है। तो हो क्या रहा है, जो भी हमारा एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो ट्रॉपिक्स की हीट को पोल तक जो है ले जा रहा है, जिससे कि आर्कटिक क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। समर आर्कटिक आइस एक्सटेंट इज श्रिंकिंग बाय 12.6 पर डेकेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो समर में आर्कटिक सी की आइस है वो श्रिंक कर रही है 12.6% पर डेकेड, यानी कि हर 10 साल में 12.6% से, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। इम्पॉर्टेंट क्या है आर्कटिक सी का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, गल जाने देते हैं तो देख लेते हैं कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। रोल इन कीपिंग पोलर रीजन कूल एंड मेंटेनिंग अर्थ एनर्जी बैलेंस। पहला तो कि पोलर रीजन को कूल रखने में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उससे अर्थ की एनर्जी जो है वो बैलेंस रहती है, क्योंकि उससे अर्थ अपनी एनर्जी बैलेंस करती है। कीप्स द एयर कूल बाय फॉर्मिंग अ बैरियर बिटवीन कोल्ड एयर अबव एंड रिलेटिवली वार्मर वाटर बिलो। क्या करता है कि ये एयर को यानी कि वायु को ठंडा रखने में मदद करता है। फॉर्मिंग अ बैरियर, एक बैरियर बनाता है बिटवीन कोल्ड एयर, ठंडी हवाओं के बीच में, अबव ऊपर की ओर, एंड रिलेटिवली वार्मर वाटर बिलो और नीचे पानी, यानी कि ऊपर ठंडी हवाएं और नीचे गर्म पानी के बीच में ये एक तरह का बैरियर बनाता है और हवाओं को ठंडा रखता है। चेंजेस इन द सी आइस कैन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आइस में कुछ चेंज होता है, वो पानी बनती है, वो पिघल जाती है, तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता पर भयानक परिणाम होंगे। एंड इम्पैक्ट मैमल्स, उसके साथ साथ स्तनपाइयों में भी भीषण प्रभाव देखे जाएंगे, सच एज पोलर बियर्स एंड वॉलरसेस। तो वहाँ पाए जाने वाले पोलर बियर्स और वॉलरसेस खतरे में पड़ेंगे। अफेक्ट ट्रेडिशनल सब्सटेंस हंटिंग लाइफस्टाइल ऑफ इंडिजिनियस पॉपुलेशन सच एज ए यूपिक, इन्यूपित एंड इन्यूट। तो जब ऐसे जीवधारी परेशानी में पड़ेंगे तो जहाँ पर जो हंटिंग लाइफस्टाइल के इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, यहाँ पर 3 नाम लिखा हुआ है, इन्यूपियत लिखा हुआ है, इन्यूट लिखा हुआ है और यूपीक लिखा हुआ है। ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तीनों भी कहीं ना कहीं परेशानी में फंसेंगे।
reduced ice can open up shipping lane and increase access to natural resources in Arctic region. जब आइस कम होंगी तो शिपिंग लेन्स बन जाएंगी जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा आर्कटिक रीजन में. रिलेटेड कंसेप्ट है ब्लू ओशन इवेंट refers to a situation in which the Arctic Ocean's ice area drops below 1 million square kilometer leading to the change of Arctic surface color from white to blue. इसको बोलते हैं ब्लू ओशन इवेंट. चूँकि वाइट कलर का जब आपका सरफेस होता है आर्कटिक का तो बहुत ज़्यादा हीट की जो रेडिएशन होती है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब वो ब्लू कलर का हो जाएगा इन सारे परिणाम स्वरूप यानी कि आर्कटिक के ओशियन में आइस ड्रॉप कर जाए 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और वैसी स्थिति में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाएगी उनके द्वारा. प्रोसेस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड इनटू स्पेस. तो इस तरह से जो भी सनलाइट रिफ्लेक्ट की जाती थी स्पेस में वो रिड्यूस हो जाएगी लीडिंग टू फर्दर वार्मिंग एंड आइस लॉस, जिससे कि आइस लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा और वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होगी. तो आज के लिए बस इतना ही. आधे घंटे का लेक्चर है. आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा. कल हम लोग मिलेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव में. धन्यवाद.